सुपर इम्पोज नहीं हो सकती है। इसकी क्या करेंगे हम, मिरर इमेज बनाएंगे। प्रेजेंट है 50-50। हेलो एवरीवन, वेलकम टू हराइजन एकेडमी। माय नेम इज आरुषि गुप्ता और आज हम पढ़ेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। लास्ट क्लास में हमने सीखा था SN1 और SN2 रिएक्शन। उनके बीच में हमने डिफरेंसेस देखे थे और एक पॉइंट हमने छोड़ दिया था कि उनके केसेस में इन्वर्जन और रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो आज हम पहले सीखेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और उसके बाद हम देखेंगे कि SN1 में रेसमिक मिक्सचर बनता है और SN2 में इन्वर्जन होता है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले आता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। तो क्या होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। सपोज करो हमारे पास एक बल्ब है, ये ऑर्डिनरी बल्ब है। ठीक है, ये एक ऑर्डिनरी बल्ब है जिसमें से लाइट आएगी। अब बल्ब में से आने वाली लाइट जो होती है वो ऐसी होती है। इसका मतलब वो हर डायरेक्शन में ऑसिलेट करती है। बल्ब में से आने वाली लाइट जो होती है वो हर डायरेक्शन में ऑसिलेट करती है, ऐसे भी, ऐसे भी। ठीक है, नॉर्मली जो हमारा बल्ब है उसमें से आने वाली जो ऑर्डिनरी लाइट होती है ये हर डायरेक्शन में ऑसिलेट करती है। अगर मैं इस लाइट को पास करूं, एक पर्टिकुलर प्रिज्म होता है जिसका नाम होता है निकोल प्रिज्म। आप सब लोगों को पता होगा कि प्रिज्म क्या होता है ना। एक पर्टिकुलर प्रिज्म होता है जिसे हम कहते हैं निकोल प्रिज्म। तो अगर इस ऑर्डिनरी लाइट को हम निकोल प्रिज्म से पास कर दे तो ये खाली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करती है। एक ऑर्डिनरी लाइट जो हर डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है, अगर हम उसे निकोल प्रिज्म से पास कर दे तो वो खाली एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट करती है। इस चीज को हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, शॉर्ट में बोलते हैं PPL। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, जो खाली एक ही प्लेन में ऑसिलेट करे, मतलब एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट करे। अब अगर सपोज मैंने एक बीकर लिया और इसके अंदर कोई भी एक कंपाउंड है। ठीक है, अब ये PPL जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट मैंने इसमें सोल्यूशन में से पास करी। अब जैसे ही मैंने इसे सोल्यूशन में से पास करा, इसका जो रोटेशन है वो चेंज हो गया। सपोज पहले ये ऐसे ऑसिलेट कर रही थी इस डायरेक्शन में, अब इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई ऑसिलेशन की। तो इसका मतलब ये पर्टिकुलर जो हमारा कंपाउंड है ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ऐसे कंपाउंड्स जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दे उनको हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। ठीक है, समझ आया क्या होता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। वो कंपाउंड्स जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दे उनको हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स की डेफिनेशन होती है कंपाउंड्स विच रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। अब एक इंस्ट्रूमेंट होता है पोलैरीमीटर। पोलैरीमीटर, इस इंस्ट्रूमेंट का काम होता है टू मेजर द एंगल, by which plane polarized light is rotated by an optically active compound। एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ने जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दिया, तो कितने एंगल से उसने उसे रोटेट करा वो हम मेजर करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पोलैरीमीटर। पोलैरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है एंगल बाय विच PPL इज रोटेटेड बाय आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। सपोज ये पहले ऐसे थी अब ऐसे हो गई, पहले ऐसे थी अब ऐसे हो गई। सपोज करो ये एंगल है 60, सिर्फ सपोज। तो पोलैरीमीटर का काम है इस एंगल को मेजर करना कि जो हमारी PPL है वो कितने एंगल से रोटेट करती है हमारे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स ने।
तो ये होता है हमारे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। इसे नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स दो टाइप के होते हैं, एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी और एक लीवोरोटेटरी। तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी वो होते हैं, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स है, दोनों का काम है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करना। ठीक है, अगर कंपाउंड रोटेट कर रहा है हमारा, इफ कंपाउंड रोटेट्स पीपीएल टूवर्ड्स राइट, या फिर हम बोल सकते हैं कि इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर हमारा कंपाउंड रोटेट कर रहा है पीपीएल को इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हम बोलेंगे कि वो कंपाउंड हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। सपोज हमारा ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट थी, इसको हमने पास करा एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से, ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, हमने इसे इससे पास करा तो ये रोटेट हो गई, ये रोटेट हो गई टूवर्ड्स राइट, पहले ऐसी थी अब राइट में रोटेट हो गई, तो ये वाला पर्टिकुलर कंपाउंड हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। क्या है ये? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो अगर हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट हो जाती है टूवर्ड्स राइट, तो हम उसे बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। वहीं अगर हमारी लेफ्ट में होती है रोटेट, तो उसको हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी, या हम बोल सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अगर हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट होती है लेफ्ट में या फिर इन एंटी क्लॉकवाइज मैनर, तो उसको हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी। ये मेरी प्लेन पोलराइज्ड लाइट थी, इसे पास करा एक सोल्यूशन से और ये रोटेट हो गई ऐसे, पहले ऐसे थी अब लेफ्ट में रोटेट हो गई, क्योंकि ये लेफ्ट में रोटेट हो गई तो ये पर्टिकुलर कंपाउंड है लीवो रोटेटरी। ठीक है, अगर हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऐसे है और राइट में रोटेट हो गई तो हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो, अगर ऐसे है और लेफ्ट में रोटेट हो गई तो हम बोलेंगे लीवो रोटेटरी। शॉर्ट में इसको हम डी फॉर्म भी बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी या फिर डी फॉर्म, या फिर हम इसे बोल सकते हैं प्लस। ठीक है, मतलब प्लस से हम डिनोट करते हैं, और लीवो रोटेटरी को एल फॉर्म या फिर माइनस फॉर्म। समझ आया? तो अगर कहीं पे लिखा हुआ है सपोज प्लस और कोई भी कंपाउंड लिखा है जैसे ब्यूटेन टू ऑल, तो प्लस का मतलब है कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और अगर लिखा है माइनस ब्यूटेन टू ऑल, तो माइनस का मतलब है वो लीवो रोटेटरी है, वो हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट में रोटेट कर देगा। तो ये होते हैं टाइप्स ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, इसे नोट कर लो फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट आता है हमारा एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है? एसिमेट्रिक कार्बन, यहाँ पे ये एन है, एसिमेट्रिक कार्बन। हमें पता है हमारे कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है ऐसे। ठीक है, अगर कार्बन से जो ये 4 ग्रुप्स अटैच्ड हैं वो चारों के चारों अलग होंगे, तो हम बोलेंगे कि वो पर्टिकुलर कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन है। मतलब सपोज करो कोई एग्जाम्पल, ये कार्बन है, इधर मैंने ज्वाइन कर दिया CH3, इधर Br, इधर H और इधर Cl। अब इस पर्टिकुलर कार्बन में ये जो 4 ग्रुप्स अटैच्ड हैं चारों के चारों अलग है, तो ये वाला पर्टिकुलर कार्बन ये मेरा एसिमेट्रिक कार्बन है। और इसको मैं स्टीरियो सेंटर भी बोल सकती हूँ। क्या बोल सकते हैं? स्टीरियो सेंटर, क्योंकि चारों ग्रुप्स जो अटैच्ड हैं वो अलग हैं, तो ये पर्टिकुलर कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन है या फिर स्टीरियो सेंटर। अगर सपोज करो ये एग्जाम्पल है, क्या ये एसिमेट्रिक सेंटर है? नहीं, ये एसिमेट्रिक सेंटर नहीं है, क्योंकि इसमें यहाँ पे भी Cl लगा हुआ है, यहाँ पे भी Cl लगा हुआ है, ये दोनों ग्रुप्स तो अलग हैं लेकिन ये दो ग्रुप्स सेम है, तो ये हमारा एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है। तो एसिमेट्रिक कार्बन वो कार्बन्स होते हैं इन विच 4 डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच्ड टू द कार्बन।
अगर हमारे कार्बन से 4 अलग ग्रुप्स अटैच्ड होंगे तो उसको हम एसिमेट्रिक कार्बन बोलते हैं, या फिर उसको हम स्टीरियो सेंटर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्टीरियो सेंटर। अगर सपोज करो एक एग्जांपल, क्या ये वाला जो कार्बन है, जो मैंने ब्लू से मार्क करा है ये, क्या ये एसिमेट्रिक कार्बन है? एक साइड इसमें एच जुड़ा हुआ है, एक तरफ OH, इधर कुछ भी नहीं लिखा मतलब CH3, और इधर ये वाला पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो क्योंकि चारों अलग-अलग ग्रुप्स जुड़े हुए हैं तो ये वाला पर्टिकुलर कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन है, या फिर इसको हम स्टीरियो सेंटर भी बोल सकते हैं। ठीक है? तो ये होता है एसिमेट्रिक कार्बन। बहुत सिंपल था ये। इसे नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कायरल एंड नॉन कायरल। नॉन कायरल को हम अकायरल भी बोल सकते हैं। तो अब ये दो नई टर्म्स है आपके लिए कि कायरल क्या होता है और अकायरल क्या होता है। पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर मतलब समझेंगे। कायरल आर नॉन सुपर कंपाउंड्स, कंपाउंड होते हैं ये, विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। कायरल कंपाउंड वो होते हैं विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। और अकायरल कौन से होते हैं? कंपाउंड्स which are superimposable on their mirror image, which are superimposable on their mirror image। ठीक है, तो ये होता है कायरल और अकायरल। इन्हें एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करो मेरे पास ये सर्कल है। ठीक है, अगर मुझे इसकी मिरर इमेज बनानी है तो क्या होगी इसकी मिरर इमेज? इसको ऐसे कर देंगे, सर्कल ही आएगा। ठीक है, अब अगर इस सर्कल को मैं इसके ऊपर उठा के रखूं तो ये सुपर इम्पोज कर जाएंगे। मतलब कि मेरे पास एक सर्क यहाँ पे देखते हैं कायरल का एग्जांपल पहले। सपोज करो मेरे पास ऐसी कोई ऑब्जेक्ट है। सपोज कर रहे हैं, हम एग्जांपल से समझ रहे हैं पहले, फिर कंपाउंड में जाएंगे। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी मिरर इमेज बनाओ। इसकी मिरर इमेज ये होगी। अब अगर मैं इसको इसके ऊपर उठा के रख दूं तो क्या ये सुपर इम्पोज कर जाएंगे? एक ऐसा है, इस वाले को इसके ऊपर उठा के रख दिया तो दूसरे वाला ऐसा आएगा। यहाँ पे ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं करे ना, तो यही मतलब है कंपाउंड्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। मतलब एक ऐसा था, दूसरा उठा के इसके ऊपर रख दिया, ये वाला उठा के इसके ऊपर रख दिया, तो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हुए, तो ये कंपाउंड है कायरल। इस केस में एक सर्कल है, इसकी मिरर इमेज बनाई ये सर्कल, एक सर्कल ऐसा, दूसरा इसके ऊपर उठा के रख दिया, तो वो पूरा इसी के ऊपर आ जाएगा ऐसे। तो इसने इसको कवर कर लिया है ना, खुद नहीं दिख रहा है, तो इस चीज को बोलते हैं सुपर इम्पोज कर लिया। तो ऐसे कंपाउंड्स एक आयरल होते हैं जो सुपर इम्पोजेबल होते हैं अपनी मिरर इमेजेस में। मतलब अगर उसकी मिरर इमेज इसके ऊपर रखी तो पहले वाला बिल्कुल ढक गया, वो नहीं दिख रहा है, जबकि इस केस में यहाँ से ये दिख रहे हैं, है ना। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। सपोज मैंने ऐसा कोई ग्लास टाइप चीज बनाई, इसकी मिरर इमेज क्या होगी? इसकी मिरर इमेज यही होगी। ठीक है, ऐसे करके इसकी मिरर इमेज बनाई। अब जब इसको हम इसके ऊपर रखेंगे, एक गिलास ऐसे है, दूसरा ग्लास इसके ऊपर ही आ जाएगा एज इट इज। तो क्योंकि इसकी मिरर इमेज ने एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर दिया है, तो ऐसे ये हो गया एक आयरल, ये हो गया एक आयरल, और ये भी क्या है, एक आयरल।
जबकि ये वाला कंपाउंड जो है वो होगा कायरल। फ़र्क समझ आ रहा है? एक एग्ज़ाम्पल और देखते हैं। सपोज़ करो मेरे पास ये ट्रायंगल है। मतलब समझ आया आपको कि कैसे करना है? अगर मैंने कुछ ऐसा बनाया, ये, इसकी मिरर इमेज क्या होगी? वापस से तो ये कंपाउंड भी एक आयरल है क्योंकि इसके ऊपर हम रखेंगे तो ये अच्छे से ढक जाएगा, सुपर इम्पोज़ कर जाएगा। तो जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं वो होते हैं हमारे कायरल, और सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस वाले होते हैं एकायरल। कायरल कंपाउंड्स जो होते हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अभी हमने पीछे देखा था ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं। वो कंपाउंड्स जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दे वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, और कायरल कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, जबकि नॉन कायरल कंपाउंड्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। तो ये होता है कायरल और नॉन कायरल। ये तो हमने अभी ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में समझा। ये लिख लो, फिर हम देखते हैं कि कंपाउंड्स में कैसे पता करेंगे कि कौन सा कंपाउंड कायरल है और कौन सा नॉन कायरल है। अब देखते हैं कि कंपाउंड्स में कैसे पता करते हैं कि कौन सा कंपाउंड कायरल है और कौन सा कंपाउंड एकायरल है। एक तरीका तो यही होता है कि हमने कंपाउंड लिया, सपोज यहाँ बीच में कार्बन है, यहाँ OH, ऐसा करके मैंने कोई कंपाउंड ले लिया। इसकी क्या करेंगे, हम मिरर इमेज बनाएंगे। मिरर इमेज के लिए ऐसे कर देंगे इसको। जब मैंने इसकी मिरर इमेज बनाई तो वो आई ये, ठीक है, ये इसकी मिरर इमेज है। अब क्या ये दोनों मिरर इमेजेस सुपर इम्पोजेबल हैं? बिल्कुल है। अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रख दूं, देखो इसको उठा के मैंने इसके ऊपर रख दिया, तो सबने एक दूसरे को जो है सुपर इम्पोज कर दिया। पीछे एच था, यहाँ भी एच है, कार्बन के ऊपर कार्बन आ गया, एच के ऊपर एच, ओ एच के ऊपर ओ एच, और यहाँ पे ओ एच के ऊपर ओ एच। तो क्योंकि ये जो है सुपर इम्पोजेबल है, तो ये वाला पर्टिकुलर कंपाउंड हमारा हुआ एक आयरल। समझ आया? जब मैंने इसको इसके ऊपर उठा के रखा तो सुपर इम्पोज कर गए वो। तो ऐसे कंपाउंड होते हैं एक आयरल। एक एग्जांपल और देखते हैं। ये है, इसकी मिरर इमेज बनाओ, क्या बनेगी? इसकी मिरर इमेज ऐसी बनेगी कुछ, है ना? क्या ये इसके ऊपर सुपर इम्पोजेबल है? ये ऐसे कंपाउंड है, इसको उठा के मैंने इसके ऊपर रखा। आप कहोगे कि ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है क्योंकि कार्बन के ऊपर कार्बन आ गया, OH के ऊपर OH आ गया, लेकिन यहाँ पे Cl के ऊपर Cl आ गया, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है। अगर मैं इसे रोटेट कर दूं, सपोज इसको मैंने ऐसे रोटेट कर दिया, ये हमारा नॉर्मल कंपाउंड था, इसको मैं ऐसे रोटेट कर दूं, तो क्या अब ये सुपर इम्पोजेबल है? आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अब एक दूसरा एग्जांपल देखो। सपोज मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, इसकी मिरर इमेज क्या होगी? एच सी, इस ऐसे कर देंगे हम इसे, इधर बी आर, ठीक है। क्या ये इसके ऊपर सुपर इम्पोजेबल है? करके देखते हैं। ये था, इसको उठा के मैंने इसके ऊपर रखने की कोशिश की, सी के ऊपर सी आ गया, ओ एच के ऊपर ओ एच, बी आर पे बी आर, लेकिन यहाँ पे हो गया अलग। पीछे हाइड्रोजन था, यहाँ आया क्लोरीन।
फर्क समझ आ रहा है? पीछे था हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर क्लोरीन आ रहा है और क्लोरीन के ऊपर हाइड्रोजन, तो ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं है ना। तो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं हमारे कायरल, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ऐसे समझ आ रहा होगा। एक दूसरा एग्जाम्पल देखो, BrHCl CH3, इसकी मिरर इमेज क्या होगी? HCCH3 Br और Cl। इसको दूसरे कलर से बनाते हैं मिरर इमेज को, तो आपको बेटर समझ आएगा। इसकी मिरर इमेज ये है, ठीक है। इसको उठा के मैंने इसके ऊपर रख दिया। अब देखो, कार्बन पे कार्बन आ गया, ब्रोमीन पे ब्रोमीन, Cl पे Cl, लेकिन H के ऊपर आ रहा है CH3 और पीछे यहाँ CH3 था उसके ऊपर आ रहा है H, है ना। तो ऐसे कंपाउंड क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं कर रहे, तो ये हो गया कायरल। ये वाले कंपाउंड था ए कायरल, क्योंकि H के ऊपर H आ गया, H के ऊपर H, OH OH, यहाँ पे हम OH लिखना है यहाँ। ठीक है, तो ये कंपाउंड था ए कायरल, ये है कायरल, ये भी है कायरल। या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि मिरर इमेज बनाएं, उसे उसके ऊपर उठा के रखें, देखें कि वो मिरर इमेज है, सुपर इम्पोज हो रहे हैं या नहीं। सुपर इम्पोज हो रहे हैं तो ए कायरल, नहीं हो रहे हैं तो कायरल। ठीक है, अब ये हो जाता है बहुत डिफिकल्ट। ऐसे कब तक आप जो है मिरर इमेज चेक करते फिरोगे, है ना। वैसे तो ऐसा ही होता है तरीका कि हम मिरर इमेज चेक कर लेते हैं, लेकिन एक तरीका और है। अगर हमारे पास है एक एसिमेट्रिक कार्बन, if one only one asymmetric carbon is present, asymmetric carbon is present, then compound is chiral। asymmetric कार्बन क्या होता है? एसिमेट्रिक कार्बन वो कार्बन होता है जिससे चारों अलग ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई कार्बन है जिसपे चार अलग ग्रुप्स अटैच्ड हैं, तो वो पर्टिकुलर कंपाउंड कायरल होगा। जैसे ये वाला कंसिडर करो, इसमें चार अलग ग्रुप्स अटैच्ड है, तो ये क्या होगा? कायरल। और जब हमने मिरर इमेज से देखा तो ये कायरल आया। ये वाला देखो, इसमें चार अलग ग्रुप्स अटैच्ड है, तो ये क्या हुआ? कायरल। क्या इस वाले में चार अलग ग्रुप्स अटैच्ड है? नहीं, इधर OH है, इधर OH है, इधर H, इधर H, चार अलग ग्रुप्स अटैच्ड नहीं है, तो ये पर्टिकुलर कंपाउंड ए कायरल हुआ। तो अगर खाली एक एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट है तो हम उसे बोलेंगे कायरल। इफ जीरो एसिमेट्रिक कार्बन इज प्रेजेंट, तो हम उसको बोलते हैं कि वो है ए कायरल, मतलब कि कायरल नहीं है, हम उसको बोलते हैं ए कायरल। और अगर, ये इंपॉर्टेंट है, इफ मोर देन वन asymmetric carbon is present, अगर मोर देन वन एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट होते हैं तो उस केस में चेक बाय मिरर इमेज। फिर हम मिरर इमेज वाला ही तरीका अपनाते हैं। अगर सिर्फ एक एसिमेट्रिक कार्बन है तो वो कायरल होगा, एक भी एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है तो वो ए कायरल होगा। पर अगर मान लो उसमें दो एसिमेट्रिक कार्बन है, तीन है, तो उस केस में हमें मिरर इमेज से चेक करना पड़ेगा। सपोज करो ऐसा कोई कंपाउंड है, यहाँ पे Br लगा हुआ है, यहाँ Cl। अब ये पर्टिकुलर एसिमेट्रिक कार्बन है क्योंकि चार अलग ग्रुप्स अटैच्ड है। एक मैंने इधर बना दिया, इधर OH, इधर H। तो अब इस पर्टिकुलर कंपाउंड में दो एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट है, एक ये और एक ये। तो हम नहीं बता सकते कि ये कायरल है या ए कायरल। उसके लिए हमें इसकी मिरर इमेज बनाएंगे और फिर चेक करेंगे। ठीक है, वो हम आगे आने वाली क्लासेस में सीखेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री में।
फिलहाल के लिए हमें बस सीखना है कि कायरल और एकायरल होता क्या है। अगर सपोज ये होता ही नहीं, ये नहीं होता, अब इसमें खाली एक एसिमेट्रिक कार्बन है, खाली एक, तो ये पर्टिकुलर कंपाउंड कायरल है। ठीक है, क्योंकि इसमें खाली एक एसिमेट्रिक कार्बन है। अगर 2 3 4 एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट हो तो फिर हम चेक करते हैं वाया मिरर इमेज। और जीरो है, एक भी एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, तो चुपचाप आंख बंद करके लिख दो ए कायरल। एक प्रेजेंट है, एक एसिमेट्रिक कार्बन है तो बोलेंगे कायरल, जीरो है तो ए कायरल, और एक से ज्यादा है, 2 3 4 5, तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा बाय मिरर इमेज। ठीक है, इसे नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ये हमने सीखा था कायरल और ए कायरल। अगर मैं बोलूँ प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल, क्या ये कायरल है या ए कायरल, ये बताना है आपको कि प्रोपेन प्रोपेन टू ऑल कायरल है या ए कायरल। पहले तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, कैसा होता है प्रोपेन टू ऑल। ये प्रोपेन, यहाँ ओ एच, यहाँ CH3। ठीक है, ये प्रोपेन टू ऑल है। अब देखो, क्या इस पे 4 अलग ग्रुप्स अटैच्ड हैं, इधर H है, इधर OH, लेकिन ये दोनों ग्रुप्स है सेम। अब क्योंकि दोनों ग्रुप सेम है तो ये एसिमेट्रिक कार्बन तो नहीं हुआ, एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है ये, तो ये पर्टिकुलर कंपाउंड ए कायरल है। वहीं उसके दूसरी तरफ अगर मैं बोलूँ ब्यूटेन टू ऑल, क्या ये कायरल है या ए कायरल, ये बताओ। हम क्या करेंगे, ब्यूटेन टू ऑल का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये है इसका स्ट्रक्चर। क्या इस पे 4 अलग ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, देखो इधर H, इधर OH, इधर ये वाला ग्रुप अटैच्ड है पूरा, इधर ये। अब इस पे 4 अलग ग्रुप अटैच्ड हैं, इधर CH3 है, इसको मैं कंडेंस करके लिख सकती हूँ C2H5, है ना। तो क्योंकि चारों अलग ग्रुप्स अटैच्ड हैं तो ये पर्टिकुलर कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन है, इस पे एक एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट है, तो क्यों ये हो जाएगा हमारा कायरल, ये हो जाएगा हमारा कायरल कंपाउंड। अगर सपोज करो मैंने बोला 2 क्लोरोब्यूटेन, ये बताओ कायरल होगा या ए कायरल। पहले तो इसका स्ट्रक्चर बनाओ, ये होगा इसका स्ट्रक्चर, क्योंकि इस पे चारों अलग कंपाउंड जुड़े हुए हैं तो ये वाला पर्टिकुलर कंपाउंड भी हो गया हमारा कायरल। ठीक है, ये एग्जाम्पल नोट करो और फिर ये क्वेश्चंस करके बताओ कि ये वाले कंपाउंड्स कायरल है या फिर ए कायरल। हुआ सॉल्व, पता चला कि ये कंपाउंड्स कायरल हैं या ए कायरल। हम कैसे देखेंगे, हम ढूंढेंगे एसिमेट्रिक सेंटर। अगर कार्बन पे चारों अलग ग्रुप्स अटैच्ड होंगे तो कायरल होगा, अगर 4 अलग ग्रुप्स अटैच नहीं होंगे तो वो ए कायरल होगा। पहला देखते हैं, ये बीच वाला कार्बन है, यहाँ पे इस पे जुड़े हुए हैं 4 अलग ग्रुप्स, तो ये हो गया कायरल। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें इस कार्बन पे ये दोनों ग्रुप्स तो अलग है, पर यहाँ पे भी ब्रोमीन है और यहाँ पे भी ब्रोमीन है, 2 ब्रोमीन ग्रुप्स अटैच्ड हैं, तो ये हो गया ए कायरल क्योंकि सेम ग्रुप अटैच्ड है। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर इस पर्टिकुलर कार्बन की बात करें तो यहाँ OH, H, CH3 और यहाँ पे ये पूरा ग्रुप हम कंसिडर करेंगे, तो 4 अलग ग्रुप्स हैं, तो ये हो गया कायरल। ठीक है, ये वाला पर्टिकुलर कार्बन है एसिमेट्रिक कार्बन क्योंकि इस पे 4 अलग ग्रुप प्रेजेंट है। अब इस कार्बन को अगर हम देखें तो इधर H होगा इससे जुड़ा, इधर H, दो सेम ग्रुप्स हो गए। इस वाले की बात करें, इधर H होगा, इधर H, दो सेम ग्रुप्स हो गए, तो ये दोनों एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है। अब क्योंकि इस कंपाउंड में खाली एक एसिमेट्रिक कार्बन है तो ये हो गया कायरल। नेक्स्ट इधर आते हैं, इस कंपाउंड को देख, ये वाला कार्बन, इधर OH, इधर H, ये क्या आया, कायरल आया या ए कायरल, बताओ। यहाँ पे ये अटैच्ड है और यहाँ पे भी ये, दो सेम ग्रुप्स हैं ये दोनों। अब क्योंकि इसमें ये सेम ग्रुप अटैच्ड है तो ये हो गया ए कायरल। अगर चारों अलग ग्रुप्स प्रेजेंट हो तो होगा कायरल, सेम ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो ए कायरल। ठीक है, इतना समझ आया, सिंपल था ये। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा इनैंशियोमर्स।
नेक्स्ट आता है इनैंशियोमर्स। क्या होते हैं इनैंशियोमर्स? यहाँ पे आई आएगा। ठीक है? इनैंशियोमर्स होते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। कुछ समझ नहीं आया ना? कोई नहीं, पहले लिख लो फिर समझते हैं। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ अदर। सपोज करो मेरे पास ऐसा कोई कंपाउंड है। इसकी मिरर इमेज क्या होगी? ऐसे कर देंगे। ये इसकी मिरर इमेज होगी। अब ये दोनों मिरर इमेजेस एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो सकती है, तो ये दोनों कंपाउंड्स जो है इनको हम बोलेंगे इनैंशियोमर्स। क्या बोलेंगे? इनैंशियोमर। ये दोनों कंपाउंड्स आपस में है इनैंशियोमर्स। ये और ये इनैंशियोमर्स हैं क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बना रहे हैं। अगर हम पीछे एग्जाम्पल देखें जहाँ हमने कायरल और एकायरल सीखा था, ये वाला, इसमें ये कंपाउंड था, ये कंपाउंड, ये दोनों एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस थी, तो ये दोनों आपस में क्या है? इनैंशियोमर्स। ये एक टर्म होती है, नई टर्म है आपके लिए, इनैंशियोमर्स। ठीक है? ये दोनों आपस में क्या है? इनैंशियोमर्स, क्योंकि ये एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस है। तो इनैंशियोमर्स होते हैं दो कंपाउंड्स, दोनों के दोनों कायरल और दोनों एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। ठीक है, इतना समझ आया? क्या होता है अगर इनमें से एक डी है, डी मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो दूसरा हमेशा लीवो रोटेटरी होगा। एक अगर डी फॉर्म है या कह लो माइनस फॉर्म है, तो दूसरा हमेशा प्लस फॉर्म होगा। तो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं हमारे इनैंशियोमर्स। ठीक है, इसे नोट करो। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम सीखेंगे एक और नई टर्म, रेसमिक मिक्सचर। इनैंशियोमर्स में क्या होता है कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। इन दोनों इनैंशियोमर्स का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, लेकिन डिफरेंस कहाँ होता है? रोटेशन इन पीपीएल। जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट थी हमारी, उसकी रोटेशन में फ़र्क आता है। एक हमारा राइट की तरफ अगर कर रहा है तो दूसरा लेफ्ट की तरफ करेगा। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, आप ऐसे समझ सकते हो। इनैंशियोमर्स एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। एक ने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर लेफ्ट में रोटेट करा है तो दूसरा राइट में रोटेट करेगा। तो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं इनैंशियोमर्स। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है एंड दे डिफर इन द रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब नेक्स्ट आता है रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है? रेसमिक मिक्सचर होता है कि इक्वल अमाउंट ऑफ टू इनैंशियोमर्स, अगर इक्वल अमाउंट प्रेजेंट है हमारे इनैंशियोमर की, तो उसको हम बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। सपोज मेरे पास कोई ऐसा कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, इसकी मिरर इमेज क्या होगी? ये इसकी मिरर इमेज होगी। ठीक है, अब ये दोनों आपस में एनैंशियोमर्स है क्योंकि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस है। अगर मेरे पास इसका 50% है और इसका भी 50% है, तो ये जो है रेसमिक मिक्सचर बना लेंगे। मतलब अगर सपोज करो मेरे पास ऐसे बीकर है, इसमें खाली एल फॉर्म है किसी भी कंपाउंड की, इसकी सब खाली ये वाला है, तो क्या होगा अगर ये मान लो प्लस है, ये है प्लस, तो ये राइट में रोटेट कर देगा हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। अब 50% मेरे पास प्लस है और 50% माइनस है, इसने रोटेट करा लाइट को,
30 डिग्री राइट, 30 डिग्रीज राइट में, और इसने रोटेट कर दिया 30 डिग्री लेफ्ट में। अब क्योंकि दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है, तो नेट रोटेशन कितनी हो गई? 0। नेट रोटेशन हो गई 0। इसने 30 राइट में करा, उसने 30 लेफ्ट में कर दिया वापस। तो कुछ क्या रोटेशन आई? टोटल कुछ भी रोटेशन नहीं हुई। तो ऐसी मिक्सचर्स को हम बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। इसमें एल फॉर्म भी है और डी फॉर्म भी है, और दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है। एल फॉर्म और डी फॉर्म, या कह सकते हैं प्लस और माइनस इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। समझ आया? इसे नोट करो, फिर एक एग्जांपल और देख, इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। सपोज मेरे पास ये है प्लस लैक्टिक एसिड। इसकी मिरर इमेज क्या होगी? ऐसे करके इसकी मिरर इमेज बनेगी। ये है माइनस लैक्टिक एसिड। ये एक दूसरे के एनेंटियोमर्स हैं। अगर मेरे पास 50% एल प्लस लैक्टिक एसिड है और 50% माइनस, मतलब जितना ये लिया उतना ही ये लिया, और दोनों को एक बीकर में डाल दिया और घोल दिया, तो जो मेरे पास रिजल्टिंग सोल्यूशन आएगा वो रेसमिक मिक्सचर होगा। मतलब दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है, 50-50। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस, क्योंकि दोनों प्रेजेंट है, लैक्टिक एसिड। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ दिखे तो मतलब समझ जाना रेसमिक मिक्सचर है। प्लस भी प्रेजेंट है, माइनस भी प्रेजेंट है, दोनों इक्वल अमाउंट में है। तो ऐसे कंपाउंड होते हैं हमारे रेसमिक। फिर एक टर्म आती है हमारी रेसमाइजेशन। क्या आती है? रेसमाइजेशन। वो क्या होता है? प्रोसेस टू कन्वर्ट enantiomers टू racemic mixture is called racemization। ठीक है, ये होती है हमारा रेसमाइजेशन। इसे नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फाइनल, इन्वर्जन, रिटेंशन एंड रेसमाइज। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि SN1 के केस में रेसमिक मिक्सचर मिलता है, और SN2 के केस में इन्वर्जन होता है। तो अब हम लास्ट फाइनल स्टेप पे पहुंच गए हैं कि इन्वर्जन क्या होता है, रिटेंशन क्या होता है, और हमें क्यों तो रेसमिक मिक्सचर मिलता है और क्यों इन्वर्जन होता है। अब सपोज करो मेरे पास ये कंपाउंड है, इसमें मैंने डाला वाई, कोई भी मैंने इसमें वाई कंपाउंड डाला, तो वाई क्या करेगा? इस एक्स को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। एक्स भी एक न्यूक्लियोफाइल है, वाई भी न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है। यहाँ पे वाई जो है एक्स को रिप्लेस कर देगा। कंपाउंड क्या बनेगा? बाकी सारे ग्रुप्स एज इट इज रह जाएंगे। ये कंपाउंड बन, क्या करा? इस एक्स ने अटैक करा यहाँ पे, ये लीव करी। ठीक है, इस एक्स की जगह वाई आके लग गया। अब एक दूसरा केस है, सपोज करो एक्स तो इस साइड प्रेजेंट है ना, वाई जो जहाँ पे एक्स प्रेजेंट है, अगर वाई ने उसी साइड से अटैक करा, तो इसको हम बोलते हैं फ्रंट अटैक। इधर एक्स था, वाई ने भी इधर से ही अटैक करा और रिप्लेस कर दिया। अब एक पॉसिबिलिटी क्या है कि जो वाई है वो पीछे के साइड से अटैक करे, कि एक्स जिधर प्रेजेंट है उधर से अटैक ना करके उसके अपोजिट साइड से अटैक, मतलब बैक साइड अटैक। तो इस केस में क्या होता है कि ये सारे ग्रुप्स इधर भग चले जाएंगे, और हमारे पास जो प्रोडक्ट मिले वो ऐसा, जो चीज़ें लेफ्ट में प्रेजेंट थी वो राइट में चली गई, और जो राइट में प्रेजेंट थी वो लेफ्ट में चली गई। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं इन्वर्जन। कॉन्फ़िगरेशन जो है इन्वर्ट हो गई, इन्वर्जन हो गया।
ये एक्स ग्रुप जो है इस साइड प्रेज़ेंट था, ये एक्स ग्रुप इस साइड प्रेज़ेंट था, राइट साइड में मान लेते हैं। एक्स ग्रुप राइट साइड में प्रेज़ेंट था और ये दोनों प्रेज़ेंट थे लेफ्ट पे। अब यहाँ पे क्या हो गया, वाई ने रिप्लेस तो कर दिया लेकिन कौन-सी साइड पे आ गया? यहाँ था राइट में, यहाँ आ गया लेफ्ट में। तो इस चीज़ को बोलते हैं इन्वर्ज़न। और यहाँ पे एक्स राइट में था, वाई भी राइट में है। तो इस चीज़ को बोलते हैं हम रिटेंशन, ठीक है? वो हो गई इन्वर्ज़न ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ये हो गई रिटेंशन। अगर फ्रंट साइड से अटैक करता है तो हमें रिटेंशन, अगर बैक साइड से अटैक करता है तो हमें इन्वर्ज़न मिलता है। सपोज़ करो मैंने इसका नाम दे दिया ए और इसका नाम दे दिया बी। अब एक तीसरा केस है जिसमें 50% फ्रंट अटैक हो रहा है और 50% बैक साइड, 50% फ्रंट साइड से अटैक कर रहा है और 50% बैक साइड। तो इस केस में क्या होगा, 50% ये मिलेगा और 50% बी, परसेंट ए प्लस 50। और अभी हमने सीखा अगर दोनों चीज़ें 50% प्रेज़ेंट होती हैं तो उसको हम बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं? रेसमिक मिक्सचर। तो अगर दोनों साइड से अटैक हो रहा है 50-50% तो उसको हम बोलेंगे रेसमिक मिक्सचर। एक साइड से अटैक हो रहा है पीछे की साइड से तो इन्वर्जन होगा। आगे की साइड से अटैक हो रहा है तो रिटेंशन होगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा जो हमने सीखा था लास्ट क्लास में, SN1 रिएक्शन। कैसा होता है इसका मैकेनिज़्म? ये मैकेनिज़्म में हमने देखा था कि ये वो रिएक्शन है जो 2 स्टेप में होती है ना? पहले क्या होगा, Cl माइनस लीव करेगा। याद है आपको SN1 और SN2? नहीं याद है तो एक बार पहले रिवाइज़ कर। SN1 वो होती है जो 2 स्टेप में होगी। पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनेगा और नेक्स्ट स्टेप में जो है न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप, कार्बोकैटायन बन गया। अब जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, सपोज़ करो OH माइन या सपोज़ करो कोई भी मेरे, अब इसके पास 2 पॉसिबिलिटी है। वो यहाँ से भी अटैक कर सकता है और वो यहाँ से भी अटैक कर, ये जो हमारा कार्बोकैटायन बना है, ये प्लेनर होता है। क्या होता है? प्लेनर होता है। ऐसा ट्रायंगल जैसा दिख, अब जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, वो इधर से भी अटैक कर सकता है और इधर से भी अटैक कर, दोनों साइड से अटैक करेगा। इसका मतलब 50% फ्रंट अटैक और 50% बैक साइड। अब दोनों अटैक 50-50% है, तो इस केस में हमें क्या मिल जाता है? रेसमिक। तो लास्ट क्लास में हमने पॉइंट लिखा था कि SN1 के केस में हमें रेसमिक मिक्सचर मिलता है। उसका रीज़न है ये कि जो कार्बोकैटायन फॉर्म होता है वो प्लेनर है। न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से अटैक कर सकता है। तो 50-50% दोनों चीज़ें बनती है, तो रेसमिक मिक्सचर। अगर हम देखें SN2 का केस, इसमें क्या होता है? ऐसा हमारा कंपाउंड है, इसमें SN2 रिएक्शन वन SN2 रिएक्शन वन स्टेप रिएक्शन होती है। एक ही स्टेप में न्यूक्लियोफाइल भी अटैक करेगा और लीविंग ग्रुप लीव भी कर जाएगा। मतलब इधर से ये अटैक करेगा और ये लीव करेगा। दोनों स्टेप्स एक साथ होंगे। अब ये क्या है? ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है ना? और ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है। अब दोनों न्यूक्लियोफाइल जो है ये, अब क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करता है। दोनों पे नेगेटिव चार्जेस है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये Cl है। ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? इधर से अटैक नहीं करता। क्यों? क्योंकि इधर क्लोरीन प्रेज़ेंट है और वो इसको रिपेल करता है। क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन रिच है, ये न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये इसको इधर से अटैक नहीं करने देता। डू नॉट अटैक, वो उसको रिपेल करता है। रिपेल करता है तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा? पीछे की साइड से। न्यूक्लियोफाइल ने पीछे की साइड से अटैक करा और Cl लीव कर गई। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो ऐसा होता है। इस केस में क्लोरीन राइट साइड पे प्रेजेंट था, इधर
लेफ्ट साइड में प्रेज़ेंट, तो क्या हो गया? इन्वर्जन। तो हमने सीखा था कि SN2 के केस में हमें इन्वर्जन मिलती है, उसका रीज़न है ये। SN2 के केस में जो हमें इन्वर्जन मिलती है उसका रीज़न है ये कि वो आगे की साइड से अटैक नहीं कर पाता, क्योंकि Cl- जो है या कोई भी जो लीविंग ग्रुप प्रेज़ेंट है वो रिपेल करता है, और तो ये बैक साइड से अटैक करता है। जबकि SN1 के केस में Cl- तो पहले ही लीव कर गया, यहाँ कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया, तो न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से अटैक कर सकता है 50-50%। तो हमें रेस मेक में, और इस केस में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो हमने जो लास्ट क्लास में देखा था, वो आज हमने सीख लिया रीज़न कि SN2 के केस में इन्वर्जन क्यों होती है और SN1 के केस में रेस मेक मिक्सचर क्यों बनता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।